Okay, so let's start for today's class. That is, the topic is essentials of management. Okay, so the first question that arises in the mind when the topic starts is the question is what is management? Management क्या होता है? तो अगर इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको समझाया जाए, बहुत बेसिक टर्म्स में आपको बताया जाए, बेसिक इन टर्म्स ऑफ लेमन लैंग्वेज में, इफ आई यूज टू टेल यू कि क्या मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग आता है, बिकॉज मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन है और बहुत लोगों ने बहुत तरीके से मैनेजमेंट को समझाया है, बट सिंपल डेफिनेशन अगर हम इसको ब्रेक करें दो टर्म्स में तो बनता है आपका मैनेजमेंट प्लस टी। मैनेजमेंट प्लस टी का मतलब आता है आपका मैनेज करना लोगों को और लोगों के साथ चीजों को, मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैन के अंदर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, योर लेबर, योर एम्प्लॉइज, योर स्टाफ। तो मैनेजिंग पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद थिंग्स। थिंग्स के अंदर आता है आपका रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर आते हैं आपके वेरियस रिसोर्सेज, आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मल्टीपल रिसोर्सेज जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, योर फिक्स एसेट्स, योर करंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन along with things in an organization effectively and efficiently is known as management. तो ये बेसिक टर्म्स में यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट मैनेजमेंट इज। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ मैरिज, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जब आप शादी का प्लान बनाते हैं तो आपने अभी प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद अकॉर्डिंगली आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटेंगे, स्टाफ लेके आएंगे, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे तो स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या काम अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं। तो ऑल दीज आर रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इवन नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज भी मैनेजमेंट का पार्ट होती है। ऐसा नहीं है दैट मैनेजमेंट इज ओनली अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कि बिजनेस में ही मैनेजमेंट चाहिए होता है या सिर्फ कंपनीज में ही मैनेजमेंट होता है, आपके घर में भी मैनेजमेंट है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल एनजीओ, एनजीओ में भी मैनेजमेंट है। सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट सेज इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब क्वेश्चन खड़ा होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? So process stands for a meaning that it states primary activities and functions that a management performs. Primary activities means basic activities, very normal activities जो एक management perform करता है, right? So it's a Luther Gulick's approach. Luther Gulick's ने एक approach दी थी. That approach is called Potsdam approach, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो प्रोसेस के अंदर आता है आपका पॉटस्कॉर्प अप्रोच। पॉटस्कॉर्प अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका इसको इलेबोरेट किया गया है एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो मैरिज वाले एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। सपोज आपकी शादी फिक्स हो गई, राइट? सो द मोमेंट योर मैरिज इज फिक्स यू स्टार्ट प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हो, ड्यूटीज आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या काम होगा। टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग, सेम टाइप के काम को आप अलग अलग डिपार्टमेंट देने लग जाते हो। द मोमेंट यू ऑर्गेनाइज द वर्क देन द स्टाफ कम्स इन। स्टाफ इन टर्म्स ऑफ कि किसको क्या ड्यूटी देनी है, शादी में किसकी क्या ड्यूटी लगानी है। देन यू एस्टैब्लिश अ डायरेक्टिंग रिलेशनशिप। डायरेक्टिंग रिलेशनशिप मीन्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा। Accordingly, you coordinate or you monitor the activities in the marriage कि क्या काम according to plan हो रहा है। फिर आप रिपोर्ट करते हो शादी के बाद कि काम कैसा हुआ। रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग फिर आप पैसे देते हो, केटरिंग वाले को अलग, टेंट वाले को अलग। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बजटिंग। फिर अगले साल के लिए, अगले साल अब मैरिज नहीं होगी, अगले साल फिर दूसरे काम के लिए यू विल स्टार्ट प्लानिंग। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इज रिगार्डेड एज Ford's core, which was given by Luther Gulicks, right? Now the question arises, is there any difference between goal and objective? क्योंकि we are going with this definition, जो हम definition अभी हमने पढ़ी, process, goals, effectiveness and efficiency. तो process is clear to all of you. Coming to goals and objectives, so goals and objectives are basically, goals means to aim something and objectives means to achieve something.
तो बहुत क्रिस्प डेफिनेशन में और बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको दोनों का मीनिंग सिखाया है इस डेफिनेशन में, इस स्लाइड में। गोल के बहुत सारे मीनिंग आते हैं, दोनों के बीच में बहुत लोग बहुत डिफरेंसेस बताते हैं कि गोल शॉर्ट टर्म है, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, गोल्स आप ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए बनाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक बिगर पिक्चर है। बट जस्ट गोइंग विद अ सिंपल फैक्ट, गोल इज टू एम समथिंग, कि मुझे आज से 5 साल बाद बिजनेस टाइकून बनना है, मुझे आज से 5 साल बाद इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी बनना है, दैट इज माई गोल। ऑब्जेक्टिव इज, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, द मोमेंट आप उसे अचीव करते हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, इट बिकम्स योर ऑब्जेक्टिव। तो गोल को अचीव करने के लिए, जो आपका गोल है, जो आपने टारगेट बनाया है, उसको अचीव करने के लिए जो आप शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव विच यू नीड टू अचीव। क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू स्मार्ट गोल्स थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन में आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? गोल्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब आता है आपका एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बेस्ड। स्मार्ट का मीन्स इट डज नॉट मीन लाइक फैसिनेटिंग होने चाहिए, दिखने में अच्छे होने चाहिए, नो। स्मार्ट हैज इट्स ओन डेफिनेशन एंड इट हैज इट्स ओन इलेबोरेशन. So the elaboration for smart is it's specific, measurable, attainable, realistic, and timely or time based. For example, suppose I have made a goal that I need to increase 10% of my profit in my sales department by next 5 years. I am repeating my statement. I need to increase 10% of my profit in my sales department. अब लेट्स गो वन बाय वन, एक एक तरीके से समझते हैं स्पेसिफिक क्या है इसमें। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सेल्स डिपार्टमेंट को बढ़ाना है, तो दैट इज स्पेसिफिक। मेजरेबल, कितने से बढ़ाना है? 10%। अटेनेबल, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, सॉरी, अटेनेबल की मैंने बोला है 10% बढ़ाना है, अगर मैं बोलता 100% बढ़ाना है तो दैट इज नॉट अटेनेबल। तो गोल उतने ही बनाओ जिसे आप अचीव कर सको, बियॉन्ड द लिमिट गोल बनाने का कोई फायदा नहीं। तो आपने 10% बनाया टू अचीव 10% इन माई सेल्स डिपार्टमेंट, दैट इज अटेनेबल पार्ट। रेलेवेंट इज सेल्स इज रेलेवेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल्स बढ़ेगी, डायरेक्टली आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी, डायरेक्टली आपका रेवेन्यू आएगा कंपनी में। तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इज इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड टू योर सेल्स। एंड टाइम टाइम बाउंड, टाइम बाउंड में आता है आपका 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के डाउन द लाइन आपको within 5 years you have to achieve your goal, that is your time based plan, right? So smart is specific, measurable, attainable, relevant and time based. Clear? Let's have one more example in this. आपके स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव प्रिपेयर्ड माय टाइम टेबल टू सिक्योर 100 मार्क्स इन माय मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, विद इन 1 ईयर। ओके, कि मुझे अपने मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन में 1 साल के अंदर इस तरीके से अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है कि मैं अपने मार्क्स 100 स्कोर कर पाऊँ। तो स्पेसिफिक हो गया मैनेजमेंट, मेजरेबल हो गया 100 का स्कोर, अटेनेबल हो गया कि 100 इज समथिंग दैट यू कैन अटेन। ठीक है, तो मेजरेबल और अटेनेबल को सेम नहीं समझना है। मेजरेबल जैसे आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो। अटेनेबल आप उतना ही सेट कर रहे हो जो आपके लिमिट के अंदर है। 110 नहीं बोला आपने, राइट? रेलेवेंट इज, मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू योर स्टडी, एंड टाइम बेस्ड इज विद इन 1 ईयर। क्योंकि जब आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है तो अकॉर्डिंगली आप अपना काम करते हो, अकॉर्डिंगली आप अपनी चीजें चेंज करते हो, राइट? अगर टाइम का प्रेशर नहीं होगा, जैसे आपको डेडलाइन दी गई किसी भी काम को करने की, अगर डेडलाइन नहीं होगी तो आप लेथार्जिक हो जाओगे, आप काम नहीं करोगे, राइट? नेक्स्ट, coming to most important topics of your management, and two terms that are being used everywhere, whether it is operations management, कहीं पे भी आप देख लो, ये दो terms आपसे मैक्सिमम पूछी जा सकती हैं। These are important from your examination point of view also. The terms are effectiveness and efficiency. So let's understand what is effectiveness and what is efficiency. Effectiveness means it refers to completing the job on time no matter what the cost is. Effectiveness का मतलब आता है जॉब को, आपके काम को टाइम पे कंप्लीट करना, ये मैटर नहीं करता है कि कॉस्ट क्या है उस समय। Coming to efficiency,
इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का आपका मतलब आता है कि आप अपना काम तो करो, यहाँ पे टाइम नहीं देखा जाता, कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है। कॉस्ट बेनिफिट इज कि आपकी कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज्यादा हो। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, एक बार पढ़ो दोबारा से, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मीनिंग। यस, सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस। तो इफेक्टिवनेस को अब थोड़ा सा लेमन टर्म्स में समझते हैं, बेसिक टर्म्स में। याशिका, यू हैव जॉइंड, आई नो, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद चैप्टर 1, अभी सिर्फ शुरू ही किया है हमने। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। इफेक्टिवनेस का मतलब लेमन टर्म्स में क्या आता है, लेमन टर्म्स में, बेसिक टर्म्स में क्या आता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम में एफर्ट्स डालना। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उतना ज्यादा आपका काम इफेक्टिव बनेगा, और जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे, उतना ज्यादा आप काम को टाइम पे पूरा करोगे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अगर आप एफर्ट ज्यादा डालोगे तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। लेकिन इफेक्टिवनेस में वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कॉस्ट। हमें काम में एफर्ट्स डाल के अपनी क्वालिटी अच्छी करनी है, सो दैट पीपल डिमांड आर प्रोडक्ट, लोग हमारी डिमांड करें प्रोडक्ट, राइट। तो इफेक्टिवनेस का सिंपल मीनिंग, बेसिक मीनिंग आता है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। सो अगर आप काम में एफर्ट्स डाल रहे हो, लाइक योर असाइनमेंट, हाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो काम में एफर्ट्स डालते हैं और असाइनमेंट अपने प्रॉपर सबमिट करते हैं, एक एक चीज ढंग से उसमें लिख के, समझ के, अंडरलाइन करके, अकॉर्डिंगली दे यूज टू सबमिट द सेम। सो दे हैव पुट इन देयर एफर्ट्स। कुछ उसे कॉपी करके सबमिट करते हैं, तो उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, राइट। तो जिन्होंने एफर्ट्स डाले उनके अकॉर्डिंगली टाइम भी लगा, मनी भी लगा, एफर्ट्स भी लगे, राइट। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद पुटिंग एफर्ट्स इन योर वर्क। एफिशिएंसी उसके अदर साइड पे आता है, कंप्लीटिंग द जॉब थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे आप कॉस्ट देखते हो कि आपको कंपनी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का सिंपल मीनिंग आता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है कॉस्ट बेनिफिट में, कि आपकी कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज्यादा हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी कॉस्ट बच रही है, कॉस्ट कम लग रही है और बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, देन वी कैन से दैट द कंपनी इज एफिशिएंट इनफ टू मेंटेन इट्स कॉस्ट, राइट। अब क्वेश्चन खड़ा होता है, एक केस के थ्रू समझते हैं, केस से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। एक मैनेजर है आईटीसी लिमिटेड के, दे हैड अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स in a week. Due to bulk order in the month of May 2018, the production manager was given a task of producing 5,000 units within a week's time. The manager worked on double shifts, increased labor, resources were doubled, and was able to achieve the target at the end of the week. Now the question is, was the manager effective or efficient in this case? Answers. मैं समझा देता हूँ इस केस को। 2018 में टारगेट मिला आईटीसी लिमिटेड के मैनेजर को कि 1000 यूनिट्स बनाने आपको विद इन अ वीक। मैनेजर ने 1000 वो बनाते थे, और 5000 बनाने का उनको टारगेट मिल गया, अचानक से बाहर से टारगेट आ गया। मैनेजर ने डबल शिफ्ट पे काम किया, लेबर बढ़ा दी, रिसोर्सेज बढ़ा दिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक दे वर एबल टू कंप्लीट द टास्क। अब इस केस में वाज द मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट? आंसर्स, याशिका। Sir, effective. न्यू स्टूडेंट्स, कनिष्का एंड ऑल। द मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज टाइम पे काम पूरा किया है, डबल शिफ्ट पे किया, सैलरी बढ़ गई, लेबर की वेजेस बढ़ गई, रिसोर्सेज डबल यूज करे, अकॉर्डिंगली कॉस्ट बढ़ गई, राइट। बट इफेक्टिवनेस में व्हाट वी हैव रेड, कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज, द कॉस्ट डज नॉट मैटर्स, what matters is your completing the job on time. So according to this caselet, the manager was effective but not efficient. Coming to next, second caselet. Britannia Limited, a leading FMCG company, strives to achieve its target through minimizing cost and maximizing quality. The production manager of a company was given a target of producing 10,000 units in a week. Considering the cost, he was able to produce only 6,000 units, which resulted in entry of competitors. As a result, company lost its market share. इस केस में क्या हुआ, एफएमसीजी कंपनी को जो मैनेजर था आपका, प्रोडक्शन मैनेजर, उसको 10,000 यूनिट का ऑर्डर मिला एक वीक के अंदर बनाने का।
लेकिन उसने कॉस्ट पे ध्यान रखते हुए सिर्फ 6,000 यूनिट्स ही फाइनली वो बना पाया। लेबर को भी अकॉर्डिंगली यूज किया, रिसोर्सेज को भी यूज किया, कॉस्ट भी दिमाग में रखनी थी, तो एट द एंड ऑफ द वीक ओनली 6,000 यूनिट्स वर देयर। इन दिस केस वाज ही इफेक्टिव और एफिशिएंट? He was efficient because he was able to maintain the cost. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इम्प्लाई हो गया, कॉस्ट कम लगी, जहां कॉस्ट कम लगी कंपनी का बेनिफिट हो गया। बट कॉस्ट वाइज तो आपने कंपनी को बेनिफिट दे दिया कि आपने 6,000 यूनिट्स बना लिए, आपने कंपनी की कॉस्ट बचा ली, कंपनी को बेनिफिट हो गया, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हुआ? अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एनालिसिस कंपनी की मार्केट शेयर लूज हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में। टाइगर जब अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाया तो पार्ले जी मार्केट में आ गया, सनफीस्ट मार्केट में आ गया, राइट? तो बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स क्योंकि मार्केट में आ गए थे, तो आपकी जो करंट कंपनी थी उसने अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया। तो इस केस में आपने कॉस्ट तो बचा, यू वर एफिशिएंट बट यू वर नॉट इफेक्टिव, क्योंकि आप टाइम पे काम नहीं पूरा कर पाए, बिकॉज ऑफ विच कॉम्पिटिटर्स एंटर्ड द मार्केट। तो इन दोनों केसेस से व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ इज दैट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। वो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, राइट? जैसे हेड्स एंड टेल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर, हेड्स के बिना टेल्स अधूरा है, टेल्स के बिना हेड्स अधूरा है, राइट? You require efficiency with effectiveness, you require effectiveness with efficiency, both are important for each other। अगर टाइम पे काम पूरा हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ रही है। दोनों केस में अपने अपने इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम पे तो काम पूरा हो गया। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट तो बच रही है, बट आपका मार्केट शेयर लूज हो रहा है टाइम पे ना पूरा करने की वजह से। So that's why we come to a conclusion that effectiveness and efficiency are two sides of a same coin. These are like two parts of a same coin, like heads or tails, and they are required for each other. Like efficiency is required for effectiveness, effectiveness is required for efficiency. Okay, clear to all of you? क्या सर, क्या मेरे को नहीं आया, थोड़ा बताना। Effectiveness and efficiency are two sides of a same coin. Like if efficiency के साथ साथ इफेक्टिवनेस भी चाहिए, इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी भी चाहिए। दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, लाइक हेड्स और टेल्स। जैसे एक कॉइन में हेड्स और टेल्स दोनों जरूरी हैं, ऐसे एक मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों जरूरी है। एनी क्वेश्चन? उत्कर्ष, क्या डाउट था? क्या सर? क्या डाउट है किसमें? अभी जो आपने पूछा ना, क्या डाउट है अब इसमें? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं है। Next, characteristics of management. Characteristics of management are basically also known as features of management. So there are 6 to 7 characteristics of management. That management is universal in nature. Universal means it is all pervasive. It is required everywhere, whether it is top management, middle management, or lower management, whether it is a business activity, whether it is a non-business activity. एक organization है, Infosys, या फिर एक charity trust है। मैनेजमेंट चैरिटी में भी चाहिए, इन्फोसिस में भी चाहिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए। लाइक एनजीओज आल्सो रिक्वायर मैनेजमेंट, राइट? So management is present everywhere, whether it is a level of management or whether it is a organization. Next, goal oriented. Management is goal oriented in terms of that management focuses on achieving goals in terms of the goal should be smart. अब स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपका जो मैनेजमेंट है, लाइक पोस्ट स्कोर में हमने पढ़ा था दिस स्लाइड, दैट इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट कीप्स ऑन गोइंग। दिस स्लाइड, ऐसा नहीं है कि बजटिंग के बाद योर मैनेजमेंट स्टॉप्स। फॉर एग्जाम्पल,
We have planned for your batch, like you have came and we are making you teach. तो ऐसा नहीं कि अगले साल will not plan. Accordingly, we'll plan for our next batch. तो प्लानिंग कीप्स ऑन गोइंग, प्लानिंग अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, प्लानिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है विद द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर प्रीवियस ईयर. जो प्रीवियस ईयर में हमारी शॉर्ट कमिंग्स रही, जो भी डेविएशंस आई, उन डेविएशंस के अकॉर्डिंग विद द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर प्रीवियस ईयर वी यूज्ड टू रीफ्रेम आवर प्लान. और हम नए साल के लिए फिर उन शॉर्ट कमिंग्स को ध्यान में रखते हुए न्यू प्लान्स बनाते हैं सो दैट वो डेविएशंस दोबारा आकर ना हो. So it's a ongoing process of series of function. Ongoing process means जो लगातार चलता रहता है. Multidimensional means it has management of people, management of work, management of operations. तो management of people में आता है आपका how you are managing the people of your organization. For example, staffing, right? Staffing में आप manage करते हो लोगों को, directing में आप manage करते हो लोगों को, right? So staffing and directing will be the part of your management of people. Management of work में आता है आपका how you are managing the task of the organization. तो managing of work में आपका आता है your controlling कि काम कैसे manage हो रहा है. Then your planning कि क्या आपने plan बनाए उस काम को achieve करने के लिए. Okay, and then your organizing कैसे आपने अपनी duties बांटी. And the last part is management of operations. Management of operations आता है काम करने के तरीके को मैनेज करना. हाउ यू आर मैनेजिंग द वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, द वेज, द टेक्निक्स टू मैनेज वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट बेसिकली कंटेन्स HR activities, marketing activities, finance activities, operations activities, right? Next is group activity. Group activity means management is a teamwork, right? Teamwork means it is required, yeah, it is essential that in an organization people should work as a team. It should not focus on individualism, like I should be in front and I should be in front or I should be in front. Rather it should be replaced with we. Like we have a principle by Fuel also जो कहते हैं that I should be always replaced with we. Okay, in an organization cooperation should be replaced by individualism. Cooperation should be replaced by individualism. लोगों के बीच में cooperation होना चाहिए rather than individualism. So group activity also means कि आपको एक organization में team में काम करना है. Team का मतलब आता है together everyone achieves more. TEAM, together everyone achieves more. So in an organization, people should work as a team. They should work as they are a part of a same family. Next is dynamic function. Dynamic function means according to environment अपने आप को change करना. जैसे जैसे बाहर के environment में changes आ रहे हैं, you have to adopt that business environment. For example, demonetization. Demonetization came with the aim of making our economy as cashless economy. Accordingly, people have shifted to digitization. Digitalization आ गया, digitization आ गया. Now people have shifted their offline payments to online payments to maintain the scrutiny of the payment. Scrutiny बनी रहे, security बनी रहे. GST का implication. The moment GST came in, people have changed their billing practices. सबके bills change हो गए, right? So this is what dynamic function means, that according to environment you have to change yourself. And the last is intangible force. Intangible force means management is an intangible force, that is it cannot be seen, it can only be felt. Management को आप देख नहीं सकते हो, it is intangible in nature, but आप उसको feel कर सकते हो, right? For example, I am taking the class, students are listening to me, that the discipline is maintained. We can say the management is there, proper management is there, people are coming on time, people are leaving office on time, time management is there. So you can feel all this essence. It cannot be seen. If you say कि सर कौन कब आ रहा है, हम वो रिकॉर्ड करके तो देख सकते हैं, तो आप जो वो देख रहे हैं वो मैनेजमेंट नहीं देख रहे हैं, आप वो टाइम देख रहे हैं. लेकिन द वर्ड इज टाइम मैनेजमेंट. हाउ पीपल आर मैनेजिंग देयर टाइम, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. तो point is that it is an intangible force which can be only felt, it cannot be seen. Next will come to your topic called levels of management. Okay, levels of management is basically called hierarchical approach, in which basically we have two levels of management. Yeah, two levels of management. Maximum of you have been taught
there are 3 levels of management, but actually, if we go by your book or if we go by some research papers, there are 2 levels of management: managerial level and non-managerial level. Managerial level has top level, middle level, and supervisory level. Non-managerial level has platform area. For example, so let's come to the example. The top level management is basically the managerial level, this part. The managerial level, yeah, this part. Managerial level is जिसके पास power होती है. The level which has some or the other power or has some authority. And non-managerial level is who does not have the authority but presume some responsibility. So non-managerial level is who has some responsibility, and managerial level is who has some authority. For example, board of directors, CEO, chief executive officers. For example, the director of your school, the director of your college, the director of your institute will come at top level management, right? Middle level management will have the faculties, will have the teachers, will have the departmental manager, for example, marketing manager, production manager, finance manager. And the lower level management will have supervisors or foremen. Supervisors are basically the ones who owns the factory manager. Foremen are the factory manager, who are basically in direct touch with your normal working staff, your labor. So for example, your class coordinator, he has some power, he has some authority, so he will come at lower level management. And you people, you students will come at platform area, that is non-managerial level, workers or non-managerial members, right? So basically we have first line managers. First line managers are basically lower level management who has direct responsibility for producing goods or services. Then we have middle level managers. Middle level managers basically coordinate employee activities and determine which goods or services to provide. And then we have top level managers who provide the overall direction of the organization. So let's understand their functions one by one. So in functions of top level managers, we have they are responsible for providing overall direction of the organization. They develop goals and strategies for the organization. They spend most of the time in planning and leading. They communicate with the stakeholders. Basically, stakeholders are the persons who basically includes stockholders, unions, government agencies, etc. And finally, they use multicultural and strategic competencies to lead the firm. Multicultural strategies जिसको हर सेक्टर की नॉलेज हो. The one who is interdisciplinary in nature. Interdisciplinary का मतलब आता है who has a some kind of knowledge of every part of the organization. वही लोग top level management में जाते हैं, right? Coming to middle level management. Middle level management basically includes they are responsible for setting objectives that are consistent with top management. आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने बोल दिया कि हम इस बार एडवर्टीजमेंट पे फोकस करेंगे, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज रिफ्रेम करनी पड़ेंगी दैट एडवर्टीजमेंट पे उनका फोकस रहे, राइट? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत क्रूशल होता है. वो टॉप लेवल से डायरेक्ट टच में होते हैं. दे आर बेसिकली द लिंकिंग पिन बिटवीन लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की सुनते हैं और लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज बताई गई हैं. ऐसे ही लोअर लेवल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, ग्रीवियंसेस, दुख दर्द, सजेशंस, all these are being taken by middle level management and these are given to top level management. Finally, we have operational level managers. Operational level managers are responsible for production of goods and services. Basically, they are in direct touch with the workers who are working in the factory, right? Employees who report to first line managers do the organization's work. They spend little time with top managers in large organizations. टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर इफ यू आर नॉट अवेयर कि फैक्ट्री में मशीन कैसे चलती है, आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, यू कांट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड फाइनली दे रिलाई ऑन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली इनका काम ही होता है कि स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, सेल्फ मैनेजमेंट, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन विच दे फोकस अपॉन, राइट? So I hope I am making myself clear to all of you till now.
दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कौन से लेवल पे कौन सी स्किल्स आपको चाहिए. सो फर्स्ट, सुपरवाइजर्स लेवल पे यू रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स. मिडिल लेवल पे रिक्वायर इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरपर्सनल मीन्स कनेक्शन. And senior level or top level requires conceptual skills, right? Now coming to the case. Yeah, so quickly read the case and just tell me the answer, that at which level X Y Z are working upon. Just see the case and tell me at which level X Y Z are working upon. Let me read the case for all of you. X Y Z are three friends. They work in HDFC Limited. They are managers, but they belong to three different levels of management. Every day they meet and discuss their work with each other. One day they were having a conversation. X said, "These days I am having lot of problem motivating the people at shop floor. I have decided to purchase two new machines. I know I will not have to set example by being the best leader." Y said, "I am having problems with knowing the exact requirement of people in my department. Different policies have to be informed to the employees so that they become aware of our company goals. I also have to coordinate with other department heads to know their requirement." Z said, "I have to decide for long term. I know I will be ultimately responsible for every activity. All the policies and strategies require a lot of planning before formulation." In the above case, identify different levels of management these three friends belong to. Quickly. So we are getting the answers. Saurabh has answered, Abbu has answered. Rest, all of you. Surbhi has answered. Some new joinees. Yash, Kanishka. Okay, yes. The right answer is, like, I can see the last answer by Yash. The right answer is X is at lower level management, Y is at middle level management, and Z is at top level management. So just see the fact. I am just marking the lines which will show that why the answer is correct. Okay. So talking about Z, sorry, talking about X. X said, "These days I am having a lot of problem motivating the people at shop floor." Shop floor is your platform area. The platform area pe X needs to motivate, means he is in direct touch with the workers. So X will come at lower level management. Next, Y. Y is saying that different policies have to be informed. Now the work of Y is, Y needs to inform the policies that have been framed, right? So Y has to take the policies. He is at basically middle level. The top ne jo bola, he has to inform that policies to the lower level management. That's why Y will be the part of your lower level middle level management. Okay, so the line is yeah, different policies needs to be informed to the employees so that they become aware of our company goals. And Z में एक line में he has said that I have to decide for long term. I know I will be ultimately responsible for every activity in the organization. Right?
So with this, the conclusion is X will be at lower level management, Y will be at middle level management, and Z will be at top level management. Coming to your second last topic for today's class, the topic is whether management is science, art, or profession. So let's understand it one by one. First is testing the fact that management is an art or not. So the first point is existence of theoretical knowledge. Existence of theoretical knowledge means that for art, for every art, if you have some kind of art in terms of your music, if you have some kind of art in terms of your drawing, fine arts, if you have some kind of art in basically teaching, so every kind of art, teaching is also considered as an art, right? So every sort of art, whether it's playing music, singing, dancing, etc., etc., everything contains some theoretical base. For example, music में आप लोग base सीखते हो, सा रे गा मा पा, right? That base is defined by the theoretical knowledge. Music का evolution कैसे हुआ, क्यों हम ये पढ़ते हैं, so वो base से you understand the knowledge concept. बोलता है कि why music is in existence. So every art has some existence of theoretical knowledge. Same exactly, management is also based on some theoretical knowledge, like we are reading since the starting of our class. Next is personalized application. Art, person to person varies, right? It depends from person to person. For example, two dancers, दोनों के डांस करने का तरीका अलग होगा. Two speakers, both will speak differently, right? Same as it is management की अगर हम बात करें तो management में भी दो मैनेजर्स अपनी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, दोनों की आर्ट अपने अपने अकॉर्डिंग अलग है, राइट? सो द पॉइंट स्टेट्स दैट इट इज पर्सनलाइज इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, कि हर मैनेजर की अपनी अलग आर्ट है, तो मैनेजमेंट में दिस पॉइंट फिट्स. थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. म्यूजिक में हम एक बात बोलते हैं कि जितना आप रियाज करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, और जितना ज्यादा क्रिएटिवली प्रेजेंट करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे, राइट? Same like this we use in management. The moment you will do more practice, the moment you will do more and more efforts in your work, the more you will be creative in your approach, the more the chances of your growth will be higher. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप क्रिएटिव होगे अपनी अप्रोच में, उतना ज्यादा आप अपने अपने मिशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल में, अपनी ग्रोथ में फोकस कर सकते हो. कहते हैं ना कि दो मैनेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर टू मैनेजर्स, दोनों काम अच्छा कर रहे हैं, पर दोनों में से जो क्रिएटिव होगा, जो कॉस्ट बचाएगा, जो इफेक्टिव होगा, जो एफिशिएंट होगा, जो यूनिक होगा अपनी अप्रोच में, जो कंपनी को ज्यादा सेल्स ला के देगा, सेल ऑफ करेगा प्रोडक्ट, वो ज्यादा अप्रेजल पे लेगा, ज्यादा ग्रोथ लेगा अपनी कंपनी में, ज्यादा करियर उसका आगे बढ़ेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप क्रिएटिव रहोगे अपनी अप्रोच में, उतना ज्यादा मैनेजमेंट में यू विल टच द लैडर ऑफ सक्सेस. So all these points are your part of management. Therefore, we say that management is an art because it satisfies all the features of art. Next, management as a science. Science says that it is a systematized body of knowledge. Every action or reaction in science is done on knowledge, and that too through system. For example, calcium carbonate. तो आप पहले कैल्शियम यूज करते हो, फिर कार्बोनेट, देन यू मेक द फॉर्मूला CaCO3. CO3 Ca कभी नहीं लिखते हो आप, क्योंकि दैट इज अ सिस्टम, और जिसको नॉलेज है ही can only use the formula, right? So we use the fact that science is based on systematized body of knowledge. Same as it is, management is also a systematized body of knowledge. For example, POTS Corp. आप पहले ऑर्गेनाइजिंग, बाद में कंट्रोलिंग, फिर स्टाफिंग नहीं कर सकते. इट्स अ सीरीज ऑफ फंक्शन, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग. एंड द वन हु हैज द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, जिसके पास नॉलेज है, ही कैन ओनली डू द मैनेजमेंट टास्क, राइट? जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको आप POTS Corp बोलो, उसको नहीं समझ में आएगा. दो वो प्लानिंग कर रहा है, दो वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, बट मैनेजमेंट में ही कांट सर्वाइव बिकॉज ही हैज नॉट दैट नॉलेज. So management is also a systematized body of knowledge. Next, coming to based on practice and experimentation. आपका जो मैनेजमेंट है, साइंस और मैनेजमेंट को अगर कंपेयर करें तो साइंस में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. कोई भी एक्सपेरिमेंट वहां पे प्रूफ नहीं होता है until and unless आप उसको प्रैक्टिस ना करो, until and unless आप उसको प्रूफ ना करो, राइट? सेम ऐसे ही मैनेजमेंट में, इफ आई से समथिंग,
इट कांट बिकम अ प्रिंसिपल, वो कोई प्रिंसिपल नहीं बन सकता अनटिल एंड अनलेस मैं उस पर प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूफ ना करूं। तो सेकेंड पॉइंट फिट होता है। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स दैट साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूनिवर्सली वैलिड, they are universal in nature, they are required everywhere and they are present everywhere. For example, as per third law of motion, it says that every action is equal to equal and opposite reaction. For example, आप बस में जा रहे हो, ब्रेक लगता है तो आपको भी ब्रेक लगेगा। every action is equal to equal and opposite reaction. बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंडेंट होते हैं। जब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, वहां पे वे लर्न कि मैनेजमेंट को जो प्रिंसिपल्स हैं टोटली ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर वो चेंज होते रहते हैं, right? You can modify the principles, you can modify your techniques according to the given situation, according to the human behavior. वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कंपनी में उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है दैट यू शुड मेंटेन द इक्विटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। सैलरी सबकी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तो अगर सेम होनी चाहिए सैलरी, पे सेम होना चाहिए, तो फिर तो सीईओ की सैलरी और वर्कर की सैलरी सेम हो जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इक्विटी का प्रिंसिपल मॉडिफाई कर दिया कि वर्कर लेवल पे जितने लोग होंगे उनकी सैलरी आपस में सेम होगी, लगभग थोड़े डेविएशंस के साथ कि जो पुराना है उसको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। सीईओ लेवल पे, टॉप लेवल पे जो लोग होंगे उनकी सैलरी एक जैसी होगी। इक्विटी का मतलब ऐसे नहीं रखेंगे कि सबकी सैलरी सेम होगी। दिस इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। So therefore, as a conclusion, we say that management is not a pure science like physics or chemistry. It's a social science. Last is your management as a profession. Profession का मतलब आता है your teaching, your CA, your lawyer, your doctor. These all are your examples of profession which requires well-defined body of knowledge. जिसमें you require specific knowledge of that field. Right? अगर आपको knowledge नहीं है आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो and well defined word use किया गया because you have to go through certain selection criteria to become a doctor. Restricted entry का point आता है, your entry is restricted in management with the entry barrier of examination. For example, CA के लिए आपको CPT का एग्जाम देना पड़ता है या फाउंडेशन क्लियर करना पड़ता है। Until and unless आप CPT नहीं क्लियर करोगे you can't become CA. कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहकर भी आपको CA नहीं बना सकती अगर आप CPT क्लियर नहीं हो। So the barrier in CA is restricted by an examination of CPT. So profession में there is a restriction to the entry through examinations, through your entrance exams. Professional association का मतलब आता है that your organization has some affiliation to some professional association. For example, your colleges are affiliated to AICTE, your schools are affiliated to CBSE, your law profession is affiliated to Bar Council of India. CA is affiliated to ICAI, Indian Institute of Company Chartered Accountant of India. ICSI for CS, Institute of Company Secretary of India. तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली वो एसोसिएटेड है। जब तक वहां से वेरीफाई नहीं होगा यू कांट बिकम CA और CS. Next is ethical code of conduct. In profession you have some ethical code of conduct that you have to follow, some ethics that you have to follow, some business ethics that you have to follow. For example, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड यू आर अ डॉक्टर इन मेडिकल फील्ड, तो यू हैव टू टेक अ ओथ दैट यू विल ट्रीट योर एवरी पेशेंट एज अ इक्वल पेशेंट, कि आप अपने हर पेशेंट को इक्वल पेशेंट की तरह ट्रीट करोगे। यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। दिस इज द ओथ टेकन बाय द डॉक्टर इन हिज फील्ड, right? So every organization, every profession has some ethics, has some ethical values, moral principles. And finally there is something called service motive. Service motive basically means that to whom you are providing the service, right? So well defined body of अगर knowledge की हम बात करें तो management also requires well defined body of knowledge. You also require certain examinations to become a manager, but in management the entry is not restricted. There are certain institutes जो आपको मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं. There is Lloyd Business School, there is Amity, there are multiple colleges who are providing you management degrees, but the entry is not restricted. It's not a compulsion to give the exam. If you have appeared in CAT examination you can get the entry.
अगर आपने कैट दे रखा है तो भी आप एंट्री दे सकते हो, अगर कैट नहीं दे रखा आप कॉलेज लेवल का एग्जाम दे के एंट्री ले सकते हो, कोई एक स्पेसिफाइड एग्जाम नहीं है जिससे आपकी एंट्री रोकी जा सके। प्रोफेशनल एसोसिएशन, किसी एक इंस्टीट्यूट से आपके सारे कॉलेजेस नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं एआईसीटीई से, कॉलेजेस जुड़े हुए हैं यूजीसी से, ठीक है, तो देर इज नॉट अ पर्टिकुलर सिंगल इंस्टीट्यूट जो आपकी डिग्री वेरीफाई करके नहीं दे सकता है। मैनेजमेंट में आपकी मल्टीपल कॉलेजेस कैन गिव यू डिग्रीज इफ दे आर एफिलिएटेड टू दोज यूनिवर्सिटीज, लेकिन सीए के केस में जब तक आईसीएआई से वेरीफाई होके नहीं आएगा यू विल नॉट गेट द डिग्री। And finally, there is something called ethical code of conduct. Ethical code of conduct is you are using some business ethics, but management में organizations में you all know कि कोई ethics follow नहीं किए जाते हैं. There is lot of violation of business ethics. ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होता है, ब्लैक कोडिंग बहुत ज्यादा होता है, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते तो हैं, बिजनेस एथिक्स होते तो हैं, मॉरल वैल्यूज प्रिंसिपल्स, बट फॉलो नहीं होते। सर्विस मोटिव का मीनिंग आता है, टीचर के लिए द सर्विस मोटिव इज इट्स स्टूडेंट्स, राइट, डॉक्टर के लिए द सर्विस इज पेशेंट, लॉयर के लिए द सर्विस इज क्लाइंट, सीए के लिए द सर्विस मोटिव इज क्लाइंट। सो फॉर मैनेजमेंट हु विल बी द सर्विस मोटिव? प्लीज रिप्लाई विद एन आंसर क्विकली। आंसर, आई रिपीट माई क्वेश्चन, सर्विस मोटिव, आप मैनेजमेंट किसको सर्विस देगा? Who will be the service motive for a manager? For teacher, it is student. For doctor, it is patient. For CA or lawyer, it is client. So, who will be the service motive for management? Very good. The answer is consumers, because वही एक source है जहाँ से we are getting the profit. So, well-defined body of knowledge is a part of your management. Service motive is a part of your management. Rest other 3 points are not part of your management. Therefore, conclusion में हम कहते हैं that management is a art, क्योंकि तीनों point satisfy होते हैं। साइंस में एक पॉइंट फिट नहीं होता है, therefore we say that it is not a pure science like physics or chemistry, it's a social science. प्रोफेशन में सिर्फ 2 पॉइंट फिट होते हैं, therefore we say that it is not a full fledged profession like CA or accounting, it is called partial profession. Clear? Any doubts till now to any one of you? Any questions? Okay, so coming to your last topics for next 10 minutes, we have 10 minutes left. There is a case for all of you. Just go through this case quickly and then we'll come to next topic. Let me read the case for all of you. Management has evolved like other discipline. There are empty numbers of books of management. One can see that various theories of management are getting absorbed in competitive work environment. We can see students of various courses like MBA or BBA, etc., acquiring learning of the systematic knowledge in their syllabus. When these students come in the actual industry environment, not all of them are successful. Success in actual work environment depends upon the intelligent application and mastery of basic principles of management. Today, various companies are considering them as responsible components of society and have started including CSR in their main program. These companies have realized that they will be requiring support from government and people if they want to achieve some important feats in this field. Please identify one feature of science, art, and profession in the case discussed.
Quickly. Kanishka, answer. Surbhi, Samarth. Systematic knowledge. Professional. Systematic knowledge is a part of science. Okay. So let me tell you, let's discuss the case. In this, let me explain you the answer. Okay. We have got the answers from some students. Let's explain it. There are umpteen numbers of books in management. One can see there are various theories of management that are getting absorbed in the competitive work environment. We can see various courses like MBA, BBA, etc. acquiring learning of systematic knowledge in their syllabus. Right. So this is basically management of art, and it shows existence of theoretical knowledge. The first point. Next, when these students come to industry in actual work environment, not all of them are successful. Success in actual work environment depends upon intelligent application and mastery of basic principles of management. Right. This is part of your management as a science. And the answer is universal validity. Not all of them are successful. And finally, various companies are considering social responsibility as a part of society and have started including CSR in their main program. This is your management as a profession and service motive. So service motive, SM, universal applicability, sorry, validity, and this is existence of theoretical knowledge. Right? Is it clear to all of you? Any doubts till now? यूनिवर्सल वैलिडिटी पे अगर डाउट आ रहा हो कि सर वाई द आंसर इज देयर, क्योंकि वो तो पॉइंट फिट नहीं होता, बट मैनेजमेंट एज अ साइंस उस टॉपिक में तो दैट इज बीन इंक्लूडेड, राइट? मैनेजमेंट एज अ साइंस जब हम पढ़ते हैं उसमें द टॉपिक इज बीन इंक्लूडेड. Conclusion में we say that since this point is not a part of management, therefore management is not a pure science. But then the question is, there are some points that has been discussed. तो वो discussed point पूछ रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि which are followed. अगर followed बोलता तो हम वही लिखते जो follow होते हैं, right? Is it clear to all of you? Any questions, any doubts till now? Quickly, yes or no? Yes. Okay. Next is your very basic and simple topic, that is your objectives of management. So basically there are three objectives of management, that is economic objectives that are also called organizational objective, social objectives, and your personal objectives. Personal objectives are also called human objectives or individual objectives, right? So economic objectives are divided into three parts called survival, profit, growth. So let me explain you with this example. Let me explain you with a small story or with small case study.
So there is a company called ABC Fashion Limited, right? They want to open their market. They want to open their store in a market where already we have in multiple branded showrooms, like we have Levi's, like we have other Gucci, like we have top branded showrooms of premium class products, like we have UCB, United Colors of Benetton, we have Zara. So एक market में they want to open their shop जहाँ पे already branded companies are also there. अगर the second phase of the market is, if we look at the second coin, there is a system that some low branded showrooms are also there. Low branded showroom means normal showrooms are also there, normal product showrooms are also there, normal shops are also there that are selling non branded products. Since the company is fashion company, they decided, first they analyzed the market. अब उन्होंने शॉप खोलने का प्लान किया, तो उन्होंने the moment they opened their shop, they focused on the fashionable product. The name of the company was ABC Fashion Limited. तो उन्होंने fashionable products पे focus किया. Fashionable products का मतलब आता है that they just focused upon the youngsters. ना उन्होंने अपर सेगमेंट पे फोकस किया, ना लोअर सेगमेंट पे, उन्होंने यंगस्टर्स पे फोकस किया. यंगस्टर्स हर सेगमेंट का पार्ट होते हैं, राइट? सो यंगस्टर्स पे मतलब बेसिकली दे फोकस्ड अपॉन मिडिल एज पीपल, मिडिल एज से थोड़ा सा नीचे, फॉर यू कैन से ZX जेन वाई पीपल और जेन जेड पीपल, जो आपके यंगस्टर्स के लोग हैं. तो ना योर ग्रैंडफादर लाइक पीपल, ना आपके फादर की एज के पीपल, मिडिल एज के पीपल पे भी नहीं किया, ओल्ड एज पे भी नहीं किया और बच्चों पे भी नहीं किया. ओनली यंगस्टर्स वर द फोकस. अकॉर्डिंगली फैशनेबल प्रोडक्ट्स उन्होंने दे हैव स्टार्टेड सेलिंग. नाउ द रेट वाज वेरी मिनिमाइज्ड. ना उन्होंने ब्रांडेड की तरह बहुत हाई रखा, ना लोअर की तरह बहुत नीचे रखा, मिनिमाइज रेट रखा. अब सम पीपल स्टार्टेड विजिटिंग देयर स्टोर, तो उन्होंने देखा जो ब्रांडेड पीपल थे कि हम 2000 रुपीज में एक शर्ट खरीद रहे हैं और उससे कंपैरेटिवली फैशनेबल शर्ट, द पीपल जो आज डिमांड करते हैं लोग, या जिसको देख के पीपल गेट अट्रैक्टेड, वो हमें यहाँ पे 700 की मिल रही है. तो मैं 22,000 में एक शर्ट पहन रहा हूँ और 700 में मैं 2 या 3 शर्ट ले सकता हूँ. सो वाई शुड नॉट आई बाय दिस? ठीक है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ब्रांड नहीं मिलेगा, बट लोग प्रॉपर आपका ब्रांड नहीं देखेंगे कि आपका प्रॉपर ब्रांड कौन सा है. दूर से व्हाट मैटर्स इज योर क्लोथ्स, कि आपने जो पहन रखा है वो मैटर करता है, जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो मैटर करता है, राइट? तो उन्होंने वो शर्ट खरीदी और वो शर्ट लेके चले गए. अब उन्होंने ली, उन्होंने पहनी, तो उनको देख के चार जनों ने पूछा आप कहाँ से लेके आए? द शर्ट इज वेरी नाइस, इट इज अट्रैक्टिव एंड ऑल. तो द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन इज कि धीरे धीरे वो बात फैलने लगी. तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, फिर उन्होंने आगे बताया. तो धीरे 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 दैट फैशनेबल कंपनी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. कपड़े बिकना शुरू हुआ, मार्केट में मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ. After 1 year, they have increased their rates from 700 to 1200 and from 500 to 1500. Now they have started earning profit. अब जब प्रॉफिट कमा लिया तो then they opened up their branches in various states. So according to this case study, पहले उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया, एनालाइज करके कस्टमर को एनालाइज किया, कस्टमर को एनालाइज करके अट्रैक्ट किया. ना रेट बहुत ज्यादा हाई रखे, ना रेट बहुत ज्यादा कम रखे. अकॉर्डिंगली उन लोगों को भी अट्रैक्ट किया जो लोअर सेगमेंट पे है या मिडिल पे है, और उनको भी जो ब्रांडेड लेते हैं. अब आप बोलो सर मेरे लिए तो ब्रांड मैटर करता है और ब्रांड दिखता भी है. तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो अपना फ्रंट हैंड पे ब्रांड नहीं लगाती हैं. देयर आर कंपनीज जो बैक हैंड पे ब्रांड लगाती हैं, या आपकी शर्ट के अंदर ब्रांड होगा, या जरूरी नहीं है कि उनका ब्रांड सामने दिखे. उस कपड़े की क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा दैट इट्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल जारा, जारा की कितनी शर्ट्स आती हैं जिसको सामने देख के आपको नहीं पता चलेगा ये जारा की है, लेकिन आप पहन रहे हो, आपसे कोई पूछेगा, उसकी क्वालिटी से पता चलता है दैट इट इज ऑफ जारा, राइट? तो दे फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि उन्होंने ब्रांडेड ना लगा के अपने उसमें कोई ब्रांड नहीं लगाया, नॉर्मल कपड़े प्रोवाइड किए विदाउट ब्रांड, दैट कंपनी. तो दे हैव सर्वाइव्ड इन द मार्केट. इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबसे पहले दे फोकस्ड अपॉन सर्वाइवल, then they started earning profit, and finally they attained growth. Coming to social point, social में all our points which is all these points are concerned with your social environment, that is corporate social responsibility.
Corporate social responsibility includes your responsibility towards your society. So, for example, providing employment opportunities to women candidates, to everyone in the society, providing valuable goods to the customer, using environmentally friendly products जो pollution ना create करे. All these are example of your social objective. Human objective is related to आपका personal objective. तो organizational हो गया organization से related, social is related to society, an individual is related to your personality, your own individual objective in an organization. तो organization के अंदर individual का क्या focus रहता है? First is financial need, that is the basic need कि they have to earn money. Second is social needs, that they have to earn the peer recognition. Peer recognition is कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें friends से recognition मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनका appraisal हो, उनका promotion हो, जैसे डोमिनोज में होता है. डोमिनोज में अगर आपने देखा हो तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है. दैट इज सोशल नीड. एंड लास्ट इज हायर एंड नीड्स. हायर एंड नीड्स का नाम से मीनिंग क्लियर है दैट इट इज रिलेटेड टू योर प्रमोशनल नीड्स. प्रमोशनल नीड मीन्स you have to get promotion in your organization, right? Am I clear to all of you till now? Yes or no? Any questions quickly, because we have last 5 minutes left and we'll just complete the last topic and we are done with today's topic of essentials of management. Any doubts till now? No? Are the concepts clear? Yashika, are you getting the concepts? Kanishka, Samarth, the students who joined later on. I know thoda sa jaldi we are running fast, but then the topic should be understood to all of you. Okay, the last topic is your essence of management in an organization. Coordination is regarded as essence of management. Coordination means synchronization. Synchronization means basically synchronizing with various activities of your organization, basically coordinating with other activities in the organization. Basically, in layman terms, coordination is like a thread in the garland. Thread in the garland, like एक फूल की माला में जो थ्रेड होता है, कोऑर्डिनेशन उस थ्रेड की तरह है जो उन फूलों को जोड़ के रखता है. एंड दोस फ्लावर्स आर योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. तो सारे फंक्शंस को जो जोड़ के रखता है एक माला की फॉर्म में, एक गार्लैंड की फॉर्म में, टू मेक इट मैनेजमेंट, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, it is a essence of management. For example, you require vanilla essence in vanilla cake. उसके बिना your cake is tasteless. Same as it is, you require coordination in your management to maintain the decorum of your organization, to maintain the coordination activities, synchronization activities in your organization, जिससे you can tie up all the activities of your organization. You can tie up all the functions of your organization in a thread. So that's why it is written that coordination basically includes planning, organizing, staffing, directing, controlling, motivating, leading, and coordinating or communicating, right? So coordination is basically interrelated to all these activities because it ties up. इसीलिए we have written a simple line in the definition that it is like a thread in the garland that ties all the functions of management. Now the question arises why the coordination is required. Yeah, why coordination is essential. So there are three simple facts. Coordination is required because of it helps in growth in size, it leads to functional differentiation and it leads to specialization. Meaning, the moment आपकी organization size में grow करती है, complexities बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, functions बढ़ते हैं, तो सबको एक साथ रखने के लिए you require coordination. Functional differentiation. Functional means different function जब आपके organization में होते हैं तो they have different functions and accordingly the differentiation is there. मार्केटिंग मैनेजर का अपना काम है, प्रोडक्शन का अपना काम है, फाइनेंस का अपना काम है. जब तक मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल नॉट टेल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि ये कस्टमर की नीड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कांट मेक द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली नहीं बना पाएगा. So to tie up all these functions, to tie up all these part of the organization, you require coordination. And finally, specialization. Specialization means in an organization there are specialists of every field. मार्केटिंग के भी स्पेशलिस्ट हैं, एचआर के भी स्पेशलिस्ट हैं, ऑपरेशंस के भी स्पेशलिस्ट हैं, प्रोडक्शन के भी स्पेशलिस्ट हैं. अब द क्वेश्चन इज जब स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है.
एक पर्सन कहता है ऐसे काम होना चाहिए, एक कहता है ऐसे, एक कहता है ऐसे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो और सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी बात भी रख ली जाए, यू रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। Okay, so because of all these three reasons, which are important facts, coordination is very important in your organization because your organization grows in size, your organization has functional differentiation, or it leads to specialization. So to correlate all these functions, you require coordination. Clear? We'll end the today's topic with a simple question that is in front of you in the form of case study. Quickly answer this case study after reading the same. Let me tell you one small difference. Coordination is जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में है, so टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन सेम लेवल ऑफ मैनेजर के बीच में कोऑपरेशन होगा। so स्टूडेंट्स के आपस में बीच में कोऑपरेशन होगा, लेकिन एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। so मार्केटिंग मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, सबॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट के आपस में कोऑपरेशन होगा। So you cooperate with your employees and you coordinate with your bosses. It's a very easy case study. Just go through it and answer a small question. Then we'll end up today's topic of essentials of management. One student has answered cooperation is followed, coordination is violated. Rest, others. I'm just reading the case for all of you. Walmart is a famous retail chain selling products across the globe. Hundreds of workers work here. All of them belong to a culture where they help each other. The environment in the company is about helping each other, thus leading to great working environment in the company. However, the company lacks professionalism in some areas. Most of the sales workers are school dropouts and they hardly know how to make their work synchronized as a team. Failing of plans is common in this company. Please tell which concept of management is followed and which is violated. Cooperation is followed, coordination is violated. Okay, so the answer is correct. Cooperation is followed, like all of you highlighted, and coordination is violated. The line here is the environment in the company is about helping each other, thus leading to great environment in the company. So this is cooperation. However, it lacks professionalism in some area. Most of the sales workers are school dropouts. They hardly know how to make their work synchronized as a team. So synchronized word means coordination, right? So failing of plans is common. This is coordination. Good. So the answer is coordination is violated and cooperation is followed. So this is all from my side. Any questions to any one of you? You can ask if you have the question.